एवरीवन। आप सभी लोगों के बिहार मेंस का एग्ज़ाम जल्दी होने वाला है और आज मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ में कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स जो है वो शेयर करने वाली हूँ मेंस एग्ज़ाम के लिए, जो कि आपको ध्यान रखना चाहिए। और ये उस बेसिस पे है जो हम लोगों ने अभी टेस्ट सीरीज़ कराई थी मेंस की। वहाँ पे स्टूडेंट ने क्या छोटे छोटे एरर किए हैं जिनको आप अवॉइड करके एक अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं एग्ज़ाम में। तो उससे रिलेटेड जो है वो मैं आपके साथ यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स शेयर कर रही हूँ। और लास्ट में जो आपके अभी 1 वीक बचे हैं इसमें आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, वो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप कि आप सब लोगों की प्रिपरेशन कंप्लीट हो चुकी होगी, क्योंकि अभी आपके पास में पूरा पढ़ने का टाइम नहीं है, प्रिपरेशन करने का टाइम नहीं है। हाँ, आप रिवीजन में क्या क्या चीज़ें ध्यान रख सकते हैं वो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करने वाली हूँ। लेकिन सबसे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स को देख लेते हैं कि आप जो भी क्वेश्चंस देख रहे हैं क्वेश्चन पेपर में, तो क्वेश्चंस को जरूर ध्यान से पढ़िए। कम से कम 2 से 3 बार पढ़िए, क्योंकि आपका जो आंसर है वो टू द पॉइंट, स्पेसिफिक उसी पॉइंट से रिलेटेड होना चाहिए। आप इधर उधर का जो है उसमें अननेसेसरी फैक्ट्स नहीं डाल सकते हैं। तो क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना और उसके अकॉर्डिंग आंसर लिखना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद बात आती है इंट्रोडक्शन की। बहुत सारे स्टूडेंट ने यहाँ पे अपनी कॉपी में जो एरर की थी वो ये कि वो इंट्रोडक्शन नहीं दे रहे हैं, वो सीधे मेन बॉडी वाला जो पार्ट होता है वहां पर आ जाते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आंसर के लिए एक अच्छा इंट्रोडक्शन बहुत जरूरी होता है। ऑल ओवर जो आपसे टॉपिक पूछा गया है उस पर आप एक जनरल इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। अच्छा, वो एक अच्छी आंसर राइटिंग का पहचान होता है। और इंट्रोडक्शन में आप क्या लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, इसका वीडियो मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। एक मॉडल आंसर भी शेयर कर चुकी हूँ, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो देख सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पे। मैंने अभी आपको बताया कि आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, क्योंकि आपको अकॉर्डिंग उसी के अकॉर्डिंग टू द पॉइंट आंसर्स लिखने हैं वहां पे। इसका मतलब है कि आप अननेसेसरी फैक्ट्स वहां पे नहीं डाल सकते हैं। इधर उधर की बातें आप ना करें। जो टॉपिक पूछा गया है उस टॉपिक पे ही बने रहने की कोशिश करें। दूसरी चीज, शॉर्टकट अवॉइड करें। यहाँ पे कॉपी में बहुत सारे स्टूडेंट ने सुप्रीम कोर्ट को SC, हाई कोर्ट को HG, SC, और उसके बाद से आपके जो केसेस होते हैं उसमें यूनियन ऑफ इंडिया को UOI लिखा है, सेक्शन को S या SEC लिख के छोड़ दिया गया है, आर्टिकल को ART लिख के छोड़ दिया गया है, CGI लिख के छोड़ दिया गया है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। ये बहुत सारे शॉर्टकट यूज किए गए थे आंसर में, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। तो आप जो है शॉर्टकट यूज करना अवॉइड करिए अपने आंसर में। और एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं कि जब भी आप किसी एक्ट या कोड का वहां पे मेंशन कर रहे हैं आप अपने आंसर में, तो आप फर्स्ट पैराग्राफ में ही लिखते हैं कि कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, और ब्रैकेट में लिखें आप हियर इन आफ्टर एज CPC और कोड। फिर आप जो है वो पूरे आंसर में कोड या CPC यूज कर सकते हैं, या कहीं पे अगर एक्ट है तो आप एक्ट यूज कर सकते हैं। लेकिन क्या बोलते हैं कि अगर आप हर जगह शुरू से ही CPC यूज कर रहे हैं और आपने ब्रैकेट में ऐसा कुछ ऊपर मेंशन नहीं किया है, तो ये इससे आपके मार्क्स वहां पे कट हो सकते हैं। तो शॉर्टकट अवॉइड करिए। उसके बाद हम आते हैं कटिंग पे। आपने अगर किसी एक दो वर्ड्स को कट कर दिया है तो ठीक है, कोई बात नहीं है, चलता है। लेकिन अगर आप पूरा का पूरा पैराग्राफ और पूरा का पूरा सेंटेंस कट कर रहे हैं, तो ये भी बहुत बड़ा जो है वो अफेक्ट करता है आपकी आंसर क्वालिटी को। तो आपको इसको भी अवॉइड करना है। इसके लिए आप क्वेश्चन पढ़ने के बाद में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको एक बार दिमाग में रख सकते हैं कि आपको क्या क्या पॉइंट और किस सीरीज में मेंशन करनी है। और नहीं तो आपको जो रफ वर्क के लिए स्पेस दिया जाता है, आप वहां पे उन पॉइंट्स को लिख लीजिए अपनी फाइनल आंसर राइटिंग से पहले। लेकिन याद रखिएगा कि आपको यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट का भी बहुत ध्यान रखना है, तो आप उस पर ज्यादा टाइम नहीं ले सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं प्रोविजंस पे। जहां भी जिस भी क्वेश्चन में अगर कोई प्रोविजन है तो आप उन प्रोविजंस को जरूर मेंशन करिए, लेकिन सही प्रोविजंस को मेंशन करिए। और अगर आप प्रोविजन को इंटरलिंक कर रहे हैं किसी और सेक्शन को के साथ, किसी आर्टिकल के साथ में, तो वो भी बहुत ज्यादा ध्यान से करिए, क्योंकि आप प्रोविजन गलत मत डालिएगा। ये लॉ के सब्जेक्ट के लिए और लॉ स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो अगर जब भी वो किसी एक्ट या किसी सेक्शन या किसी आर्टिकल को मेंशन करते हैं, तो इसका आपको बकायदा बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। इसके बाद हम आते हैं केसेस पे। ये
भी बहुत जरूरी है लॉ के पेपर्स के लिए। बहुत कम ऐसे टॉपिक हैं जहाँ पे कोई केस लॉ नहीं है या बहुत कम केस लॉ है, लेकिन ज्यादातर जो है टॉपिक्स में आपको केसेस मिल जाते हैं। तो आप जब भी अपनी मेन बॉडी लिख रहे हैं अपने आंसर का, तो आपको वहां पे आंसर को अपने स्ट्रांग बनाना है, सपोर्ट करना है। तो वो आप कैसे सपोर्ट कर सकते हैं? केसेस के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। और जो कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस है या कोई इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस है, उसके थ्रू जो है आप वहां पे, जैसे डीके बासु का केस है, अरेस्ट के रिगार्डिंग क्या क्या गाइडलाइंस दी गई हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, वो आपको वहां पे मेंशन करनी है। तो केसेस में एक चीज आप ध्यान रखिए, कुछ स्टूडेंट ने क्या किया है कि पहले पूरा आंसर, पूरा टॉपिक उन्होंने लिख लिया है, उसके बाद लास्ट में क्या किया है, 3-4 केसेस लाइन से लिख दी हैं। तो ऐसा मत करिए। आप जो पॉइंट लिख रहे हैं उस समय पर्टिकुलर, और उस पॉइंट से पर्टिकुलर रिलेटेड कोई केस लॉ है, तो उस समय आप उस पॉइंट को सपोर्ट करने के लिए वहां पे केस लॉ डालिए। ऐसा नहीं है कि पूरा एक बार लाइन से पूरा पॉइंट लिख लिया, उसके बाद लास्ट में पूरा केस लॉ लिख दिया। ऐसे नहीं चलता है। ये चीज भी आपको बहुत ज्यादा ध्यान में रखनी है अपने आंसर राइटिंग में। उसके बाद आता है कि क्या चीजें हाईलाइट करें या अंडरलाइन करें या क्या ना करें। जितने भी आपके इंपॉर्टेंट केस हैं, कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट है या कोई इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, जैसे सेक्शन या आर्टिकल है, उनको ही आप सिर्फ हाईलाइट करिए। हर दूसरा लाइन अंडरलाइन या हाईलाइट करने की जरूरत नहीं है। ये आपके आंसर क्वालिटी को भी अफेक्ट करता है, आपके मार्क्स कट हो सकते हैं। तो बहुत ध्यान से रखिए। और ऐसा भी नहीं कि आप बिल्कुल छोड़ दीजिए, आप जरूर उन केसेस को, उन सेक्शंस को अंडरलाइन करिए, जिससे एग्जामिनर का उनके ऊपर ध्यान जाए। या आपने कोई हेडिंग डाला है, कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक डाला है, तो उनको जरूर अंडरलाइन कीजिए। इसके बाद बात आती है क्वालिटी और क्वांटिटी की। जब भी आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, तो आप ये जरूर देखिए कि वो क्वेश्चन कितने मार्क्स का है। कोई ऐसा रूल नहीं है कि इस मार्क्स के लिए इतना पेज आंसर लिखना है, 1 पेज लिखना है, 2 पेज लिखना है, 3 पेज लिखना है। उस क्वेश्चन से रिलेटेड जितना मैटर आपके पास है, या जितने आपके पास में केस लॉज वगैरह हैं, सबको सपोर्ट करके लेके वो जितना आंसर हो सकता है, आप उतना ही लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे क्वालिटी को मेंटेन करना आपकी प्रायोरिटी पे होना चाहिए। क्वांटिटी के चक्कर में ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एक ही फैक्ट को बार बार रिवाइज कर रहे हैं, दूसरे दूसरे तरीके से डिफरेंट सेंटेंस में एक ही बात को बार बार कह रहे हैं, या आप अपने क्वेश्चन को लंबा करने के लिए कुछ भी इधर उधर की बातें कर रहे हैं, अननेसेसरी फैक्ट्स डाल रहे हैं जिनको नहीं डालना चाहिए, जो टॉपिक से रिलेटेड नहीं है। तो क्वांटिटी जो है वो जरूर होनी चाहिए। जैसे अगर 25 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है, तो नो डाउट कि वहां पे क्वांटिटी भी आपकी अच्छी खासी आंसर की होनी चाहिए। लेकिन अगर आपके पास में मैटर कम है, मैं तब के लिए बता रही हूँ कि क्वालिटी से समझौता ना करिए। क्वालिटी जो है वो आपकी प्रायोरिटी पे होनी चाहिए। आपका आंसर अच्छा होना चाहिए। रिपीटेशन बिल्कुल भी आप ना करें। इसके बाद लास्ट में आता है कंक्लूजन। जितना इंपॉर्टेंट इंट्रोडक्शन है किसी आंसर के लिए, उतना ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन भी है। यहाँ पे जैसे ही स्टूडेंट का आंसर खत्म होता है, वो दूसरे क्वेश्चन पे पहुंच जाते हैं और कंक्लूजन वाला पार्ट मिस कर देते हैं। जबकि कंक्लूजन वाला पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एग्जामिनर जो है वो आपका जरूर कंक्लूजन और इंट्रोडक्शन देखता है। तो इस पे भी आप बराबर फोकस करिए। इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी और कंक्लूजन, इनमें क्या होना चाहिए, इसका वीडियो मैं आंसर राइटिंग के टिप्स में आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। वो आप वीडियो जो है देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा और कुछ बातें मैं आपको बता देती हूँ। खैर, मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि आपको यहाँ पे कोई भी कलरफुल पेन यूज नहीं करना है। आप ब्लू और ब्लैक में से कोई एक पेन यूज कर सकते हैं। उसके बाद से आपको यहाँ पे जो पेपर है वो प्लेन पेपर मिलता है, रूल्ड नहीं मिलता है। तो आपने अगर अभी तक लिख के प्रैक्टिस की है उस पेज पे, तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं की है तो आपके पास में बहुत कम टाइम रह गया है, लेकिन एक दिन समय निकाल करके जरूर आप वो चीज देख लीजिए। और कटिंग के लिए यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन होता है कि अगर आप पूरा आंसर कुछ कट कर रहे हैं और फिर दूसरे पेज पे उसको लिख रहे हैं, तो आप जरूर वो इंस्ट्रक्शन एक बार आंसर देने से पहले पढ़ लीजिएगा कि वहां पे कुछ लिखना होता है आपको, बना करके बॉक्स क्या लिखना होता है वो आप देख लीजिएगा। बिहार में ऐसा कुछ है रूल, उसको आप जरूर देख लीजिएगा। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। अब जो आपके पास में टाइम बचा है 1 वीक का, और 1 वीक भी नहीं कह सकते हैं क्योंकि जिनको बाहर से ट्रेवल करके जाना है वो जरूर 1-2 दिन पहले ही निकल जाएंगे। तो आपके पास में अभी सिर्फ 5-6 दिन बचे हुए हैं। तो जाहिर सी बात है कि प्रिपरेशन करने का टाइम नहीं है आपके पास। आप सबों का प्रिपरेशन कंप्लीट हो गया होगा जहां तक मुझे लगता है। तो आपको अपना रिविजन स्टार्ट कर देना चाहिए। हालांकि रिविजन भी आप लोगों ने, जिन लोगों ने स्टार्ट कर दिया है अभी तक, उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिन लोगों ने नहीं किया है वो प्लीज अपना अब रिविजन जो है आप स्टार्ट कर लीजिए। रिवीजन
को करते समय आपने यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और प्रोविजंस हैं उनको जरूर देख लीजिए। अगर आपने कोई ब्लूप्रिंट या कोई भी नोट शॉर्ट में बनाए हैं या किसी बुक में चीजें अंडरलाइन की हैं, हाईलाइट्स की हैं, तो उनको आप जरूर देख के जाइए। प्रोविजंस वगैरह देख लीजिए ताकि आप एटलीस्ट अपने आंसर में उनको मेंशन कर सकते हैं। अपने नोट्स जो भी आपने बनाए हैं उनको, जो भी पॉइंट्स वगैरह में बनाते हैं, बहुत बड़े बड़े नोट्स होते हैं, उसमें से कुछ लोग बहुत शॉर्ट में नोट्स बना करके रखते हैं लास्ट टाइम रिवीजन के लिए, तो उन नोट्स को रिवाइज करिए। हर जो है वो प्रोविजन का कीवर्ड्स जरूर देख के जाइए, क्योंकि कीवर्ड्स जो है मेंशन करना आपके आंसर में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, या उसका इंटरप्रिटेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। केसेस की लिस्ट अगर आपके पास है या आपको कहीं किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से मिली है, तो हर टॉपिक से रिलेटेड जो केस है या उसमें क्या हेल्प हुआ है वो भी जरूर देख लीजिए। ये आप लास्ट टाइम पे कर सकते हैं। और इस लास्ट टाइम में जो आपके पास 5-6 दिन बचे हुए हैं, यहाँ पे आपको कम से कम 8 से 10 घंटे जो है अभी अपनी पढ़ाई के लिए मिनिमम देने होंगे, तब भी ये सारी चीजें आप रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट्स यहाँ पे बहुत ज्यादा हैं और अब रिवीजन करने के लिए भी टाइम आपके पास बहुत कम है। इसके बाद आ जाइए करंट अफेयर्स पे। आपका जीके और साइंस का जो पेपर है वो 250 मार्क्स का आता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बिहार में, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चंस जो है वो 1-2 या मैक्सिमम 5 मार्क्स के ही पूछे जाते हैं। तो अगर आपने यहाँ पे सही आंसर लिख दिया तो पूरी पॉसिबिलिटी होती है कि आपको 1 नंबर मिल जाएगा। टीचर के पास इसमें मार्क्स कट करने का डिस्क्रिप्शन नहीं होता है बहुत ज्यादा। तो ये सब्जेक्ट्स जो हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और अगर आप लोगों ने इन दोनों सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से पढ़ा है तो आप वहां पे 180 टू 190 मार्क्स तक 250 में आउट ऑफ 250 स्कोर कर सकते हैं, जो कि लॉ के पेपर में स्कोर करना थोड़ा टफ हो जाता है। तो यहाँ पे अगर हम करंट अफेयर्स की बात करें तो आप जरूर अप टू डेट कर लीजिएगा। मेरे हिसाब से आपको अप्रैल 2020 से लेकर के फरवरी 2021 तक का करंट अफेयर्स जो है वो अप टू डेट करके जाना चाहिए। आप इवन मार्च का भी फर्स्ट और सेकेंड वीक का करंट अफेयर्स देख सकते हैं। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे जीके और साइंस के पेपर के लिए। इसके बाद आता है प्रीवियस ईयर पेपर। प्रीवियस ईयर पेपर चाहे आपका जीके और साइंस का हो, चाहे आपका लॉ का पेपर का हो, ये दोनों के लिए प्रीवियस ईयर पेपर जरूर देख के जाइए। उनके आंसर्स, अगर अभी तक आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए, उनके आंसर्स लिखे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं भी लिखे हैं तो आप लास्ट टाइम पे कोशिश करिए कि कुछ नहीं तो कम से कम 3 पेपर के आंसर्स आप जरूर एक बार देख के चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे प्रीलिम्स हो या मेंस हो, उनसे क्वेश्चंस रिवाइज हो सकते हैं। इसके अलावा एग्जाम की एक दिन पहले आप कोई भी प्रेशर ना लें, यहाँ पे बिल्कुल रिलैक्स रहें, एक अच्छी सी नींद लें। एग्जाम के एक दिन पहले आपको जो भी मेहनत करनी है इस 5-6 दिन में मेहनत करिए, क्योंकि मेंस का एग्जाम बहुत हेक्टिक होता है। आपको नॉन स्टॉप 5 डेज एग्जाम सेंटर पे जाना होता है, और 2 टाइम में आपका ये जो है एग्जाम होता है, 2 शिफ्ट में, और 3 आवर्स का होता है, मतलब 6 आवर्स का आपका पेपर होता है, 1 घंटे का वहां पे गैप होता है, तो काफी हेक्टिक हो जाता है मेंस एग्जाम। तो आप मेंटली रूप से काफी ज्यादा एक्टिव होने चाहिए वहां पे पेपर लिखने के लिए, वरना आपका आंसर जो है वो जरूर डिस्टर्ब हो सकता है अगर आपने अच्छी सी नींद वगैरह नहीं ली है। तो इस चीज का भी बहुत ज्यादा ध्यान रखें कि एग्जाम के एक दिन पहले ज्यादा प्रेशर ना लें, ज्यादा पढ़ाई ना करें। 8 से 10 घंटे की नींद पूरी करें एग्जाम से पहले, ताकि आप पूरे दिन एग्जाम में अच्छे से बैठ सके और एक्टिव होकर के अपने आंसर्स को लिख सके। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जो आपके लास्ट टाइम में आपको ध्यान में रखनी चाहिए, और इनको अपना करके आप जरूर अपने स्कोर जो है वहां पे अच्छे कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।